हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डर्विंट विटलसे के जो एग्रीकल्चर रीजन्स हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। सो जो डर्विंट है इसका पूरा नाम क्या है? डर्विंट विटलसे, जो कि एक अमेरिकन जोग्राफर था। ठीक है, उसने क्लासिफाई किया था वर्ल्ड में अलग अलग एग्रीकल्चर रीजन्स को 1936 में, अलग अलग बेसिस पे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्रॉप सिस्टम कैसा है, वहाँ पर फार्मिंग का मेथड्स क्या क्या है, इसके अलावा वहाँ पर लाइफ स्टॉक होती है नहीं होती है, डायरी वगैरह के बेसिस पे उसने 13 एग्रीकल्चर रीजन्स जो हैं उनमें वर्ल्ड को क्लासिफाई किया। सो एक एक करके हम हर एक रीजन को स्टडी करेंगे ब्रीफ में। तो सबसे पहला रीजन आता है नोमैडिक हर्डिंग रीजन, यानी कि वो एरियाज जहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस की जाती है। सो विटलसे ने उस एरिया का क्या कहा है? नोमैडिक हर्डिंग। सो यहाँ पर आता है ट्रांसह्यूमनेज। सो ट्रांसह्यूमनेज बेसिकली क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो भी शेफर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लाइफ स्टॉक्स के साथ जो भी उनके पास शिप गोट होती है वहाँ से वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि कोई पहाड़ है तो वहाँ पे सीज़न ख़राब हो गया, यानी कि ठंड के अंदर जब बहुत ज़्यादा स्नो आ जाती है पहाड़ पे, तब जो शेफर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्लेन एरिया में आ जाते हैं। और जब सीज़न जो है विंटर सीज़न चला जाता है और या फिर उनकी जो ग्रेजिंग ग्रासेस होती हैं वो सब वैनिश हो जाती है, तो वो अलग अलग जगह पे मूव करते रहते हैं। सो ये होता है अपने पास नोमैडिक हर्डिंग। इट वाज ट्रांसह्यूमनेज विच रेफर्स टू सीजनल माइग्रेशन ऑफ द पीपल। शेफर्ड्स के साथ और शिप्स वगैरह के साथ जो भी होता है उनकी मूवमेंट होती है, माइग्रेशन होता है। अगर हम बात करें नोमैडिक हर्डिंग कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, तो इसमें आता है अपने पास सबसे पहले जो मंगोलिया हो गया, सहारन अफ्रीका हो गया, इसके अलावा सेंट्रल एशिया, हिमालयाज़ वगैरह हो गए, यहाँ पर जो है प्रैक्टिस की जाती है क्या? नोमैडिक हर्डिंग। इसके अलावा जो इसके अंदर एनिमल्स वगैरह होते हैं, लाइफ स्टॉक्स के अंदर याक्स आते हैं, शीप आता है और गोट आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइफ स्टॉक रेंचिंग। इट रेफर्स टू द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स एट अ फिक्स्ड प्लेस सच एज अ रैंच और अ फार्म। सो लाइफ स्टॉक रेंचिंग में क्या होता है कि इसके अंदर मूवमेंट नहीं की जाती शिप्स और गोट का, यहाँ पर एक ही फिक्स जगह के ऊपर जो है डोमेस्टिकेशन किया जाता है एनिमल्स का। ठीक है, सो इट इज़ लोकेटेड इन द सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस, जहाँ पर प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती, तो वहाँ पर अगर अवेलेबिलिटी है लाइफ स्टॉक्स की, अलग अलग एनिमल्स की, तो वहाँ पर लाइफ स्टॉक रेंचिंग प्रैक्टिस की जा सकती है। और यहाँ पर हाईली मैनेज्ड फार्म्स होते हैं, प्रॉपर वर्कर्स होते हैं जो कि देखभाल करते हैं एनिमल्स की। ठीक है, और ये कमर्शियल मैटर के लिए, जैसे कि शिप्स वगैरह को कलेक्ट करना, एक जगह पे रखना, उनसे वूल वगैरह लेने के लिए, इसके अलावा अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग एनिमल्स को रखा जाता है। एग्जाम्पल्स में हमने बता दिया, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जैसे प्रेरीज आ गया, वो किसका पार्ट है? लाइफ स्टॉक रेंचिंग का पार्ट है। इसके अलावा पैम्पर्स इन लैटिन अमेरिका, फिर लानोज इन वेनेजुएला, ठीक है, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। सो ये कौन से इलाके हैं जहाँ पर लाइफ स्टॉक रेंचिंग आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। यहाँ पर क्या होता है, ये भी एक ऐसा तीसरा रीजन है जो कि विटलसे ने क्लासीफाई किया कि रीजन्स, कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पर लाइफ स्टॉक रेंचिंग होता है, कुछ होता है जहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। सो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इस तरीके से कि ये स्लैश और बल्ट कल्टीवेशन भी इसे कहते हैं। जो लैंड होती है उसको क्या करते हैं, जैसे क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर ली, हार्वेस्ट कर लिया, तो उसको बर्न कर दिया जाता है उस लैंड को। ठीक है, और फिर क्रॉप कल्टीवेशन कहीं और किसी प्लेस पर शिफ्ट कर दी जाती है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज झूमिंग इन असम, रेह इन वियतनाम। सो वियतनाम में इसको क्या कहा जाता है? रेह कहा जाता है। फिर है मैक्सिको, मिल्पा इन मैक्सिको। नेक्स्ट आता है इसका लोकेशन। सो कॉन्गो बेसिन, अमेरिकन बेसिन, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया और जो अंडमान वगैरह हैं वहाँ पर जो है इसको प्रैक्टिस किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। और ये एंशियंट टाइम में बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल करी जाती थी ट्राइब्स के द्वारा, अलग अलग ट्राइब्स के द्वारा, पर इसके काफ़ी ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं, यानी कि इसके काफ़ी ज़्यादा डीमेरिट्स रहते हैं इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है रूडिमेंट्री टिलेज। सो रूडिमेंट्री टिलेज क्या है? ये भी एक एक्टिविटी है। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स परमानेंट सेटलमेंट विद बेसिक फार्मिंग टूल्स, क्रॉप रोटेशन। रूडिमेंट्री क्या हो गया? जैसे कि हम बोलते हैं ना हिंदी में रूढ़िवाद, यानी कि बहुत पुराने ज़माने का सिस्टम। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट होते हैं, यानी कि जो भी फार्मर है वो एक जगह पे अपना घर ले लेगा और आगे क्या करेगा, फार्म होगा उसके घर के आगे, और वो अपने फार्म में क्या करता है, प्रॉपर बेसिक फार्मिंग टूल्स का यूज़ करता है, कोई इरिगेशन नहीं करता है, कोई इरिगेशन इन द सेंस कि कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करता है, क्रॉप रोटेशन को प्रैक्टिस करता है, सॉइल फर्टिलिटी के लिए कोई फार्मर्स कोई फर्टिलाइजर्स, कोई मैन्योर्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं फार्मर्स। ठीक है, और इसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है। सो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है तो काफ़ी प्रोडक्टिविटी लो आती है। कहाँ कहाँ पर ये प्रैक्टिस किया जाता है? कुछ ट्रॉपिकल लैंड्स है, फार अवे रूरल एरियाज़ हो गए अमेरिका के, इसके अलावा ईस्ट एशिया, अफ्रीका,
अफ्रीका, इसके अलावा इंडिया के कुछ पार्ट्स हो गए, वहाँ पर जो है रूडिमेंट्री टिलेज प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट होती है, बेसिक फार्मिंग टूल्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है अगला टाइप ऑफ रीजन, वो रीजन जहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस वेट पैडी डोमिनेंट जो है डोमिनेंट रहता है। इसके अंदर क्या आता है बेसिकली, इसके अंदर आता है अपने पास इट इंक्लूड्स द हाई इंटेंसिटी पैडी कल्टीवेशन इन हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके अंदर क्या होता है, जो राइस होता है उसका कल्टीवेशन किया जाता है बहुत ही हाई लेवल के ऊपर, ठीक है, और इसके अंदर लेबर वगैरह का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इरीगेशंस वगैरह का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये क्या होता है, घर के लिए उगाए जाते हैं, यानी कि मार्केट के लिए इसके अंदर इतना रोल नहीं होता, ठीक है, सब्सिस्टेंस है, यानी कि कॉमर्शियल फार्मिंग का पार्ट नहीं है ये। नेक्स्ट आता है इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है यहाँ पर जो है राइस वगैरह पैडी उगाई जाता है। स्मॉल प्लॉट्स के अंदर राइस की कल्टीवेशन की जाती है, ठीक है, राइस मेन क्रॉप है। नेक्स्ट आता है अगला विटलसे का एग्रीकल्चर रीजन, जो कि है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस नॉन पैडी, जहाँ पर वीट और अदर क्रॉप्स आते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या आता है, हाई इंटेंसिटी कल्टीवेशन की जाती है अलग अलग ग्रेन्स की, जैसे कि वीट, बार्ले, सोया, इन सब ग्रेन्स की। और ये कहाँ पर किया जाता है, चाइना के अंदर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और मिडल ईस्ट, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, कुछ यूपी के वेस्टर्न पार्ट्स हो गए, वहाँ पर इंडिया के अंदर जो है किया जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस नॉन पैडी। फिर आता है इसके अंदर वीट, बार्ले, मेज़ वगैरह उगाई जाती है, कम पानी का यूज़ किया जाता है, ड्राई एरियाज़ में भी इसको जो है ग्रो किया जा सकता है, और ज़्यादा जो है लेबर का इस्तेमाल किया जाता है और टेक्नोलॉजी का कम यूज़ किया जाता है इस टाइप ऑफ रीजन्स में। नेक्स्ट आता है अगला टाइप ऑफ रीजन्स, वो जहाँ पर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मतलब, कमर्शियल मतलब मार्केट ओरिएंटेड, ठीक है। इसके अलावा ग्रेन मतलब अलग अलग जो वीट, बार्ले हो गए, वो सब उगाना, ठीक है, मार्केट पर्पसेस के लिए। और यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, 100 ऑफ एकड़ तक फैले हुए होते हैं, और मशीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वीट और बार्ले वगैरह उगाया जाता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पर है, यूएसए के अंदर एक वीट बेल्ट है, वहाँ पर जो है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग करी जाती है। नेक्स्ट आता है यूक्रेन और कनाडा के अंदर भी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग करी जाती है। और यहाँ पर मेनली जो फोकस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहता है, लो लेबर का यूज़ होता है, मैकेनाइजेशन होती है, ठीक है, और इसके अंदर फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं फॉर द सेल इन द मार्केट, ठीक है। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लार्ज स्टेट्स होते हैं, यानी कि लार्ज फार्म्स होते हैं, जो कि 100 ऑफ एकड़ तक स्प्रेड होते हैं। अगर हम इन्हें और जो है एक्सप्लेन करें, सो लोकेशन जैसे ऑस्ट्रेलिया डाउन्स में भी आता है, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेरीज और वीट बेल्ट वगैरह, वहाँ पर जो है ये जो है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट आता है अपने पास कमर्शियल मिक्स्ड फार्मिंग, जो कि हमारा 8th रीजन है, विटलसे का रीजन, कमर्शियल मिक्स्ड फार्मिंग, जहाँ पर क्या होता है, क्रॉप्स और एनिमल्स दोनों। कमर्शियल मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है गाइस, क्रॉप्स और एनिमल्स दोनों को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, मतलब एक साथ जो है सपोर्ट करते हैं, बैलेंस्ड इनकम होती है। मान लो अगर क्रॉप वगैरह ख़राब हो गई किसी क्लाइमेट की वजह से, तो भी फार्मर्स के पास क्या होता है, स्टिल साइड का इनकम सोर्स रहता है एज द एनिमल्स। तो कमर्शियल मिक्स्ड फार्मिंग, जहाँ पर यूरोप, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, न्यूजीलैंड के अंदर ये प्रैक्टिस करी जाती है। क्रॉप्स, वीट और साथ में डेयरी का काम होता है। क्रॉप और एनिमल रोटेशन मतलब पहले क्रॉप्स पे फार्मर ध्यान देते हैं, उसके बाद एनिमल्स भी साइड बाय साइड उनका चलता रहता है, ठीक है, इससे बैलेंस्ड इनकम रहती है। और यहाँ पे जो क्रॉप्स का कमर्शियल का यूज़ किया गया है, सो कमर्शियल यानी कि जो भी क्रॉपिंग वगैरह की जाती है और जो भी एनिमल्स को रखा जाता है, वो सब कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो है प्लेस करते हैं। नेक्स्ट आता है अगला टॉपिक अपने पास, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, जिसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, जैसे जो भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए शेड्स वगैरह बनवाना, उनके लिए फूडर वगैरह का अरेंजमेंट करना, इसके अलावा प्रॉपर उनको फैसिलिटीज़ देना, अलग अलग मिल्क वगैरह बनाने निकालने के लिए क्या होता है, अलग अलग मशीन्स वगैरह का यूज़ करना। सो ये ज़्यादातर यूएसए के ग्रेट लेक्स, यूरोप के अंदर प्रैक्टिस की जाती है। इसके अलावा मिल्क, चीज़, बटर यहाँ पर भी प्रैक्टिस किया जाता है। इट इज़ क्लोज टू सिटीज़, हाईटेक डायरी, ठीक है, सो इट इज़ क्लोज टू सिटीज़, हाईटेक डायरीज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है, सिटीज़ शहरों के पास जो है, ताकि जो भी मिल्क वगैरह की डिमांड होती है एक सिटी के अंदर, उसको आसानी से जो है पूरा किया जा सके। तो ये ज़्यादातर जो डेयरीज़ वगैरह होती है ये सिटीज़ के पास लोकेटेड होती है। सो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, इसके अंदर हमने बता दिया पूरा कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम जब डेयरी फार्मिंग करते हैं ये कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। इसके अंदर मिल्क, चीज़, बटर फॉर्मेशन ये सब आता है, कैपिटल इंटेंसिव है, शेड्स वगैरह, फूडर मशीन्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास इसके अंदर कमर्शियल प्लांटेशन
फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग। सो प्लांटेशन क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट्स विद विच द यील्ड मार्केट प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली जैसे कि इम्पॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स हो गए जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि अलग अलग बेवरेजेस हो गई, टी, कॉफ़ी, रबड़, बनानास, इन सब को जब हम अलग अलग सेपरेट स्टेट में ग्रो करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कमर्शियल प्लांटेशन। सो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स विच यील्ड मार्केटेबल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग। इसके अंदर इंडिया, श्रीलंका, अफ्रीका आ जाता है। टी, कॉफ़ी, रबड़, बनाना आता है। बिग स्टेट एक्सपोर्ट फोकस होते हैं, नीड अ लॉट ऑफ वर्कर्स इन इट। नेक्स्ट आता है मार्केट ओरिएंटेड, फिर लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर करी जाती हैं, ठीक है। सो कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग, कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग में क्या हो गया? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स होता है, इंडिया, श्रीलंका, अफ्रीका, और ये सारे यहाँ पर जो है किया जाता है इनको ग्रो। नेक्स्ट आता है इसके बाद अगला मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। सो मेडिटेरेनियन रीजन्स वो होते हैं जहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो विंटर सीजन में आने का एक यूनिक ट्रेंड रहता है, ठीक है। सो मेडिटेरेनियन सी क्या हो गया? मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्या हो गया? वो जो कि मेडिटेरेनियन सी के अराउंड लोकेटेड है, कैलिफोर्निया और चिले वगैरह के आसपास में भी क्या होता है? विंटर रेनफॉल प्रोमिनेंट रहती है। सो इसके अंदर वो क्रॉप्स आते हैं जो कि विंटर रेनफॉल रिक्वायर्ड होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए, जैसे कि ग्रेप्स हो गए, ऑलिव्स हो गए, अलग अलग सिट्रस फ्रूट्स हो गए। नेक्स्ट आता है हॉट ड्राई समर्स, वेट विंटर्स, हिली लैंड्स वगैरह रिक्वायरमेंट होती है किसकी? इन प्रकार की क्रॉप्स की, और इन रीजन्स को क्या कहते हैं? मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर रीजन्स। नेक्स्ट आता है अपने पास अगला यहाँ पर, सो अपने पास 12th रीजन आता है कमर्शियल हॉर्टिकल्चर। सो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? जब हम प्रॉपर तरीके से कल्टीवेशन करते हैं फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, वेजिटेबल्स का फॉर द मार्केट यूज़, दैट वी कॉल्ड एज हॉर्टिकल्चर। इसको मार्केट गार्डनिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर ये मोस्टली डेवलप कंट्रीज़ में करी जाती हैं। अगर हम मेंशन करें स्पेसिफिक, जैसे नॉर्थन यूरोप हो गया, इसके अलावा इटली हो गया, और कुछ कश्मीर के अंदर अलग अलग रीजन्स हैं, जैसे कि साफ़रन हो गया, वहाँ पर जो कश्मीर का साफ़रन वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या है? फेमस है। तो इसके लिए यहाँ पर भी क्या किया जाता है? अलग अलग फ्लावर्स, फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं मार्केट पर्पसेस के लिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो साइज़ होता है फार्म्स का वो भले ही आपको छोटा दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो पर फार्म यील्ड होता है वो, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सो इसके साथ हमारा ये रीजन भी डन, जो कि क्या है? कमर्शियल हॉर्टिकल्चर, ठीक है। सो कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल फॉर मार्केट यूज़, मार्केट गार्डनिंग, हाई वैल्यू क्रॉप्स होती हैं, स्किल्ड फार्मिंग होती है, और ग्रीन हाउस वगैरह का सिस्टम होता है। स्मॉल साइज फार्म्स जो होता है, स्मॉल साइज फार्म होता है, बट यील्ड इज़ वेरी हाई। नेक्स्ट आता है अपने पास कमर्शियल हॉर्टिकल्चर। सो अब नेक्स्ट और लास्ट रीजन आता है अपने पास यहाँ पर 13th रीजन, जो कि है सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड लाइफस्टॉक फार्मिंग। तो इससे पहले हमने एक रीजन पढ़ा था कमर्शियल क्रॉप एंड लाइफस्टॉक फार्मिंग, जहाँ पर कमर्शियल पर्पसेस के लिए क्रॉप्स और लाइफस्टॉक को एक साथ जो है फार्मर्स परफॉर्म करते थे। लेकिन यहाँ पर एक और रीजन्स भी ऐसे होते हैं जहाँ पर सब्सिस्टेंस यानी कि बिना मार्केट ओरिएंटेड अपने लिए जो है जो क्रॉप्स हैं उगाना, और इसके साथ अलावा अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, तो वो इसका पार्ट होता है। मेन इसके रीजन्स कौन कौन से आ गए? यूरोप आ गया, मिडल ईस्ट आ गया, मैक्सिको के माउंटेनियस रीजन्स आ गए। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग होती है, कोई मैकेनाइजेशन नहीं होती है, सीड्स पोर क्वालिटी के होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं उनके ऊपर भी प्रॉपर इतना ध्यान नहीं दे पाते, कैपिटल इनपुट जो होता है बहुत कम दिया जाता है। वीट, मेज़, बार्ले ये मेन क्रॉप्स होते हैं, शीप गोट मेन जानवर होते हैं, ठीक है। सो क्रॉप्स एंड रेज लाइवली स्टॉक जो है एक साथ करे जाते हैं अपने खुद के सर्वाइवल के लिए, अपने खुद के सब्सिस्टेंस के लिए। तो ये क्या थे? मेन 13 एग्रीकल्चर रीजन्स थे। किसके अकॉर्डिंग? विटलसे के अकॉर्डिंग, जो कि अमेरिकन जियोग्राफर था, जो कि सबसे फेमस क्लासिफिकेशन है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी डन, जो कि क्या है? एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द विटलसे। सो डर्वेंट विटलसे एग्रीकल्चरल रीजन, जो कि इसने 1936 में दिया था। दैट्स इट।